हेलो एवरीवन। मित्रों, हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने 12 मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपको सारे मॉडल पेपर वहीं पर मिल जाएंगे। आप वो वीडियो भी जरूर देखें। मित्रों, आज के मॉडल पेपर में आपको पूरे 100 क्वेश्चन एक साथ करवाऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर भी आप साथ साथ देते रहिएगा। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें तथा अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें तथा शेयर कर दें और नए मित्र जो जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर दे रहा था अपने कमेंट बॉक्स में। सभी दोस्तों का आंसर लगभग सही था दोस्तों। तो खजुराहो जो मंदिर है वो आपका कहाँ हो जाएगा? छतरपुर के अंदर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आपका छतरपुर में हो जाएगा। चलते हैं 13वें मॉडल पेपर के पहला प्रश्न की ओर। हाँ जी, पहला प्रश्न देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही पूछा गया आपसे। तो देखिएगा, 2011 में जनगणना में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो औसत से कम था। हाँ जी, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। ये भी सही बात है, राजस्थान में सभी जो जिले हैं उनका लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। दोस्तों, ये गलत हो गया। तो देखिएगा, इसका बताइएगा कौन कौन से आंसर हो जाएंगे राइट। हाँ जी, तो 1, 2 तथा 3 सही हो जाएगा। मित्रों, क्या हो जाएगा? 1, 2 तथा 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब राष्ट्रीय जो लिंगानुपात कितना है मित्रों? वो है 940 व्यक्ति प्रति अपने 940 महिलाएं हो जाएंगी, 1000 पुरुषों के पीछे हो जाएगी आपके। और अभी जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो 926 महिला प्रति 1000 पुरुषों के पीछे हो जाएंगे हमारी। ये राजस्थान का लिंगानुपात है 2011 के, और 940 किसका है? ये पूरे भारत का हो जाएगा हमारा। तो 3 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? साबरमती की, माही की, बनास की या लूनी की? जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, जल्दी। हाँ जी, बताइएगा सोम किसकी सहायक नदी हो जाएगी? हाँ जी, सभी का जवाब आना शुरू हो गया मित्रों। सोम किसकी सहायक नदी है? हाँ जी, सोम हो जाएगी आपकी किसकी? सोम हो जाएगी मित्रों माही की हो जाएगी। मित्रों, किसकी हो जाएगी? माही नदी की सोम क्या हो जाएगी? सहायक नदी हो जाएगी। माही नदी है जो कि मैंद झील से निकलती है एमपी के। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। और राजस्थान से ये क्या करती है? राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है उससे क्या करती है? अपने वापस उल्टा यू बनाती हुई खंबात की खाड़ी में ये पानी अपना गिरा देती है। ये भी पता होना चाहिए। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, इसका आंसर दीजिएगा आप कमेंट के माध्यम से। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हैरान में महोदय द्वारा तृतीय पेनप्लिन के रूप में पहचाना गया? दोस्तों, कौन सा देखिएगा जो हैरान महोदय ने पहचाना है? कौन सा हो जाएगा? देखिएगा, मेवाड़ मैदान, छप्पन मैदान या मालपुरा मैदान या करौली मैदान? कौन सा हो जाएगा मित्रों? बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो गया। ठीक है जी, सही है, सभी का आंसर सही है। तो मालपुरा जो करौली का मैदान है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये मालपुरा करौली का मैदान, करौली के तो करौली के अंदर मैदान है, मालपुरा कहाँ है? टोंक के अंदर दोस्तों। तो ये मालपुरा करौली का मैदान जो है वो टोंक और करौली के अंदर ये विस्तृत है। तो इसका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कथन है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। अब कारण क्या दे रखे हैं? देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है दोस्तों। तो बताइएगा इसमें इनमें से कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी, डी में से बताइएगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो दोस्तों। हाँ जी, हाँ, सबका आंसर आना शुरू हो गया। अरावली पर्वतमाला से यही क्वेश्चन है। देखिए, अरावली पर्वतमाला जो है ना, विस्तार अपने राजस्थान, अपने पूरे भारत में 4 राज्यों के अंदर है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। और ये गुजरात से लेकर रायसेना की पहाड़ी तक ये फैली हुई है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। हाँ, ये भी इसका
हाँ, राजस्थान में इसकी लंबाई हो जाएगी 550 किलोमीटर। ठीक है जी, सबका आंसर आ गया मित्रों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण क्या है, कथन की आंशिक व्याख्या करता है, पूरी व्याख्या नहीं करता, आंशिक व्याख्या करता है। तो बी नंबर यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है। दोस्तों भेड़ प्रजनन केंद्र पूछा गया। हाँ जी, भेड़ के साथ में एक बता देता हूँ आपको मैं, भेड़ के साथ में खरगोश का भी अनुसंधान कार्य एक साथ ही चलता ही है। तो बताइए कहाँ पर है ये। हाँ जी, सभी का आंसर दोस्तों राइट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविका नगर हो जाएगा। अविका नगर कहाँ पे है, टोंक के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है ये, अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। तो ये क्या है, भेड़ प्रजनन केंद्र के लिए स्थान है अविका नगर मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अविका नगर। 1962 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। थोड़ा सा भी ध्यान में होना चाहिए आपके। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों माउंट आबू क्षेत्र में पूछा गया है किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्धशुष्क पतझड़ या उष्ण कटिबंधीय कंटीली। दोस्तों बताइएगा जल्दी जल्दी इसका आंसर। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ जी, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ये हो जाएगा बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। जो माउंट आबू क्षेत्र में है, यहाँ पे जो बरसात होती है वो 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। राजस्थान में माउंट आबू ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है राजस्थान में। ठीक है जी। और जिला पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। स्थान पूछे तो माउंट आबू हो जाएगा। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है। बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या अलवर, भरतपुर। बताइएगा कौन कौन सा इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ आंसर दोस्तों। बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या अलवर, भरतपुर। हाँ जी, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। अलवर, भरतपुर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, अलवर। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है एनसीआर, उसकी बात चल रही है दोस्तों। तो अलवर, भरतपुर को क्षेत्र में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए मित्रों। एनसीआर क्षेत्र में हमें क्या कौन कौन सा राजधानी सम्मिलित है, अलवर और भरतपुर। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बताइएगा, आधे लोग इसमें से गलत बताएंगे। हाँ जी, सभी का आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर या बीकानेर। हाँ जी, बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा। 1993 में इसकी स्थापना होती है। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और 2000 में इसको क्रमोन्नत किया जाता है केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान के रूप में। एक नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आप सभी चाहते हैं कि 10 मिनट में ही 100 क्वेश्चन करवा दिए जाएं। सभी दोस्त बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करवाए जाएं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं। तो हमारा प्रयास है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तकनीक आई होगी कि जो कि आपको 10 मिनट में ही 20 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करवा दे। थोड़ा वक्त तो लगेगा, आप पेशेंस से बनाए रखिएगा। भविष्य में ऐसी कोई तकनीक आएगी कि जल्दी क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे, तो तकनीक सबसे पहले हम भी लेके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले उसी तकनीक से आपको करवाया जाएगा। अभी मेरे साथ बने रहिएगा मित्रों। और मित्रों आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बहुत सोचते रहते हो कि जैसे कि मैंने आपसे कोई ब्लड मांग लिया हो, आपसे एक सब्सक्राइब तो मांगा है, क्या हमारी इतनी भी मेहनत नहीं है क्या कि आप एक सब्सक्राइब ही ना करो। तो देखते क्या हो, करो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी फटाफट, और बेल का आइकन को भी दबा दो। हाँ जी, 9वां क्वेश्चन देखेगा, शहरी या जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं। शहरी जनजाति के लोग, तो शहरी जनजाति के लोग किस जिले में रहते हैं बताइएगा। हाँ जी, शहरी जनजाति के लोग, सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों। हाँ, शहरी जनजाति की 2 तहसीलें हैं, 12 तहसील, 12 जिले की 2 तहसीलें पड़ती हैं। कौन सी है, शाहबाज और किशनगंज हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे शहरी जनजाति क्या करती है, सब ज़्यादा निवासी करती है। राजस्थान की 97% जनसंख्या शहरी है कि वो इसी 12 जिले के अंदर 2 तहसीलों में रहती है। कौन कौन सी तहसील हो जाएंगी, शाहबाद और अपनी किशनगंज तहसील हो जाएगी मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है। हाँ जी, आंसर बताइएगा फटाफट इसको कमेंट के द्वारा। भैंस, ऊँट, बकरी, गाय, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है।
हाँ जी, आंसर आ गया सभी का दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोमठ। और किसकी, मेवाड़ी किसकी है, ये ऊँट की नस्ल है मित्रों, किसकी है, ऊँट। और सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में कौन से जिले में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं बाड़मेर में, ये पता होना चाहिए, कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में। और ये गोमठ जो ऊँट है ये सर्वाधिक जोधपुर के फलोदी तहसील में पाया जाता है। ये गोमठ कहाँ पाया जाता है, जोधपुर के फलोदी तहसील के अंदर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, इसका आंसर दो आप। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है, रामदेवरा, नाथद्वारा या जैसलमेर या रणकपुर दोस्तों। तो बताइएगा, जो पूछा गया धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। हाँ जी, सभी का आंसर आ रहा है मित्रों, सही आंसर आ रहा है सभी का। हाँ जी, रामदेवरा एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, नाथद्वारा भी है, जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर क्या है हमारा पर्यटन स्थल नहीं है। रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये भी हैं। तो ये सारे तीनों क्या है हमारे, ये आपके हो जाएंगे कौन से, ये आपके हो जाएंगे धार्मिक स्थल। और जैसलमेर क्या हो जाएगा आपका, धार्मिक स्थल नहीं हो जाएगा दोस्तों, नहीं पूछा गया हमसे। तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ दोस्तों। सभी वीडियो को लाइक कर दो मित्रों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। हमारी मेहनत पड़ती है इतनी कि आप सब्सक्राइब जरूर करो उसको। राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है, ये पूछा गया आपसे। कालीबंगा सभ्यता का विकास देखिएगा कौन से जिले के अंदर हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में गलत हो जाते हैं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमानगढ़ हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़। जो कालीबंगा जो सभ्यता है 1952 के अंदर इसकी जो खोज करी थी दोस्तों, वो खोज करी थी अमलानंद घोष ने। कब करी थी, 1952 के अंदर मित्रों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए। अमलानंद घोष ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। जो ये कालीबंगा सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे है, ये आपकी घग्गर नदी के किनारे हो जाएगी। ये सभ्यता विकास हुआ है इसका, हनुमानगढ़ जिले के अंदर वर्तमान में है। आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की, आदिवरा की, बताइएगा। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम या वीरभोज या भोज द्वितीय। हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी दोस्तों का है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाए, तो अपन क्या करेंगे, आंसर बताते जाएंगे, आगे निकलते जाएंगे। आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की है, तो वत्सराज, नागभट्ट प्रथम या मिहिर भोज या भोज द्वितीय दोस्तों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिहिर भोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मिहिर भोज। 836 से लेकर 885 तक ये काम करते हैं। जो आदिवरा है जो है ये ग्वालियर अभिलेख में ये उपाधि इसकी चर्चा होती है। किसमें, आदिवरा की जो उपाधि है वो ग्वालियर परिषद में इसका अभिलेख है, इसकी जो चर्चा वो मिलती है। और जो दौलतपुरा अभिलेख है उसमें प्रभास मिलती है दोस्तों। हाँ जी, आंसर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। चौहान वंश के पूछा गया आपसे कि जो ये नीचे दे रखे हैं शासक, इनको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिएगा सबसे पहले जो कौन आया था, हाँ जी, पृथ्वीराज प्रथम आता है, उसके बाद आता है अजय राज आता है दोस्तों, इसके बाद कौन आता है, अर्नुराज आता है, इसके बाद कौन आता है, बिगराज आता है। तो 1 2 3 4 जैसे ये लिखे हुए हैं ना, उसके वो कालक्रम बिल्कुल सही इनका हो जाएगा। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेगा, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किस शासक के समय किया था दोस्तों। तो इल्तुतमिश आक्रमण करता है, दिल्ली का जो सुल्तान था वो जालौर पर आक्रमण करता है, किसके समय करता है ये, समर सिंह, मान सिंह, उदय सिंह या कीर्तिपाल के समय। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या था। हाँ जी, ये 1228 की बात है दोस्तों। 1228 में इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो 1228 के समय कौन था ये बताइएगा मुझे जल्दी जल्दी। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा उदय सिंह। क्या हो जाएगा आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय सिंह दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इल्तुतमिश आक्रमण करता है जालौर के ऊपर, उस समय शासक था उदय सिंह। तो 1228 में ये क्या करता है, आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान का प्रथम जोहर किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों। जोहर पूछा गया, शाखा का जो 2 रूप होते हैं, केसरी और जोहर, तो उसी को कंप्लीट करके क्या बनता है, शाखा बनता है, कंप्लीट शाखा होता है। तो ये जोहर पूछा गया जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो किसके नेतृत्व में हुआ था ये जोहर, तो बताइएगा मुझे किसके द्वारा होता है ये। हाँ जी, कमेंट जल्दी करिएगा। रानी रंगदेवी, हाड़ी रानी, सैल कंवर, रानी पद्मनी या रानी फूल कंवर। तो ठीक है जी, आंसर आ गया इसका। रानी क्या हो जाएगी, रंग देवी हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, रानी रंग देवी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1301 ईस्वी की बात है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अटैक करता है, और हमीर की रानी होती है रंग देवी, उसके नेतृत्व में क्या होता है, जोहर होता है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन देखिएगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी। मान सिंह ने अकबर नगर नामक शहर की स्थापना कहाँ करी दोस्तों। अकबर नगर नामक जो शहर है वो बसाया है किसने, मान सिंह ने। तो वो बताइए कहाँ, इनमें से कहाँ बसाया, बंगाल, काबुल, बिहार या उड़ीसा में। जो अकबर नगर है इसको राजमहल नगर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, राजमहल भी कहते हैं। तो राजमहल किसको कहते हैं, हाँ जी। तो ये कहाँ बसाया है दोस्तों, बंगाल
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा मंदिर मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित नहीं है, पूछा गया आपसे। इनमें से बताइए कौन सा मंदिर है जो मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित नहीं है। तो कौन सा बताइएगा? आमेर का शिला देवी मंदिर, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, या पटना में भवानी शंकर व गया में महादेव मंदिर। तो बताइएगा जो मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित नहीं है। और इसमें से बता देता हूँ कौन कौन सा है, देखेगा सभी के कमेंट के माध्यम से आंसर आना शुरू हो गया। आमेर में जो शिला देवी का मंदिर है ये मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया, और वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है ये भी बनाया गया मित्रों। और आमेर का जो जगत शिरोमणि है ये नहीं बनाया गया था। अब ये बताइएगा किसके द्वारा बनाया गया है? हाँ जी, आंसर आ गया। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये रानी कनकावती थी, उनके पुत्र था जगत, उनकी याददाश्त में ये बनाया गया था दोस्तों। उनकी क्या बनाया था? उनकी स्मृति में ये मंदिर बनाया गया था। तो शिरोमणि मंदिर का निर्माण इसने नहीं करा था। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज तृतीय द्वारा की गई है दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा कौन सी की गई है? दल पुंगल, राय पिथौरा, अंतिम हिंदू सम्राट, या उपयुक्त सभी दोस्तों? हाँ जी, उपाधि पृथ्वीराज तृतीय की है, बताइए कौन सी है? कौन सी उपाधि पृथ्वीराज तृतीय की है इनमें से? दल पुंगल, राय पिथौरा, अंतिम हिंदू सम्राट। हाँ जी, आंसर आ गया सभी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दल पुंगल भी क्या है? राय पृथ्वीराज तृतीय की ये है उपाधि, ये भी है और ये भी है, तीनों हो जाएंगे इसकी। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित बताना आपको। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रविशंकर ओझा के द्वारा, सिरोही प्रजामंडल वर्दी शंकर त्रिवेदी, किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी, कुशलगढ़ प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन सा हो गया बताइएगा मुझे, इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ जी, गठन। तो ठीक है, इसका आंसर आ गया। असुमेलित बताना है आपको, तो ये हो जाएगा डी नंबर, कुशलगढ़ प्रजामंडल वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 20 नंबर का क्या हो जाएगा? कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन 1942 में होता है। कब होता है? 1942 में भंवरलाल निगम करता है दोस्तों। भंवरलाल निगम ने क्या किया था? कैसे कन्हैयालाल सेठ के साथ मिलकर इसकी स्थापना करी थी कुशलगढ़। और ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कौन है? तो ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी आपको बता देता हूँ, ये बांसवाड़ा प्रजामंडल से इनका संबंध हो जाएगा। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संबंध किसका हो जाएगा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का। और ये हो जाएगा भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया कुशल में प्रजामंडल। तो डी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? 1857 के में राज्य और शासन दे रखे हैं, देखेगा। तो ये धौलपुर के शासक शंभू सिंह, करौली के शासक मदन पाल, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह और कोटा का राम सिंह द्वितीय। सुमेलित नहीं पूछा गया आपसे, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट बताइएगा, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। धौलपुर का शंभू सिंह, करौली मदन पाल। हाँ जी, आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका असुमेलित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा आपका? असुमेलित हो जाएगा। धौलपुर का शंभू सिंह था क्या? नहीं, धौलपुर का शंभू सिंह नहीं था। कौन था? भगवत सिंह था दोस्तों, भगवत सिंह था धौलपुर का 1857 की क्रांति के समय। करौली का मदन पाली था, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह ही था और कोटा का राम सिंह द्वितीय था दोस्तों। ये नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? जो अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक पूछा गया कौन से थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, जोधपुर के हनुमान सिंह, या बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह दोस्तों। सबसे अंतिम में साइन किसने किए थे एकीकरण के समय? हाँ जी, किसने किए थे? और ये बता देता हूँ, बीकानेर जो शार्दुल सिंह था ये प्रथम था दोस्तों, इसने सबसे पहले साइन किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसने सबसे फर्स्ट, ये फर्स्ट था। तो आपसे पूछा गया कि अंतिम पूछा गया, तो अंतिम क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा साहब उदयपुर का जो धौलपुर का जो उदयभान सिंह था, इसने अंतिम में साइन किए थे। हाँ जी, 23वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा किसान आंदोलन सूरों की समस्या के निवारण हेतु किया जाता था दोस्तों? सूरों के द्वारा जो किसानों की फसल नष्ट की जाती थी, तो उनसे तंग आकर वहाँ के जो लोगों ने क्या किया था? आंदोलन कर दिया था मित्रों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। तो वो कौन सा आंदोलन है जो सूरों की समस्या से निवारण हेतु किया गया था? तो बताइएगा कौन सा है? भरतपुर किसान, मारवाड़, अलवर या बर्ड किसान आंदोलन दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, ठीक है, आंसर आ गया अलवर किसान आंदोलन दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? अलवर किसान जो आंदोलन था, ये सूरों की समस्या से निवारण के लिए आंदोलन किया गया था। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को, किस काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? तो बताइए, गाडोलिया, धाकड़, ब्राह्मण, चारण तथा भाटों का दोस्तों। हाँ जी, इसका बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर आ गया साहब चारण तथा भाटों का द्वारा।
ये हो जाएगा डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। बडार का भोज बताइएगा कौन से समय में रखा जाता है बडार का भोज। हाँ जी, किससे होगा ये आंसर आ गया मित्रों सभी का। हाँ जी शाबाश, सभी ने आंसर ठीक दिया है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर, विवाह के समय ये बडार का भोज किया जाता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। जब क्या हो जाता है दोस्तों, शादी हो जाती है, शादी दूसरे दिन क्या करता है वर पक्ष के द्वारा जो नव दंपति के लिए क्या है आशीर्वाद समारोह पर प्रतिभोज जो रखा जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, बडार कहते हैं, बडार का भोज। चार बेंत किस जगह का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये बताइएगा क्वेश्चन। चार बेंत करौली, सीकर, जालोर, टोंक, बताइएगा इनमें से कौन सा चार बेंत का चार बेंत कौन से क्षेत्र का है ये। हाँ जी ठीक है, आंसर आ गया मित्रों सभी का। हाँ जी सभी का आंसर आया, सभी ने आंसर सही दिया है। क्रिकेट मस्ती, हाँ जी ये ठीक है आपका। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोंक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, टोंक हो जाएगा। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। चार बेंत है, तो चार बेंत ये एक दंगल के रूप में खेला जाता है दोस्तों। कैसे किया जाता है, दंगल के रूप में, जैसे पहलवान करते हैं ना कुश्ती, तो वैसे ये उस रूप में ये प्रसिद्ध लोक नृत्य किया जाता है। तो टोंक का ये देखिएगा। 27 नंबर, लोक देवता जम्बोजी का जन्म स्थल बताइएगा। अब बताइएगा पीपासर, खड़नाल, मुकाम या समरथल। जम्बोजी का जन्म बताइएगा मुझे कहाँ पे हुआ था। ठीक है, आंसर आ गया मित्रों सभी का। तो सभी ने आंसर जल्दी जल्दी दे दिया। इसका हो जाए पीपासर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, जाम्बा जी का जन्म क्या होता है, पीपासर के अंदर होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और समरथल में क्या है, इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी समरथल के अंदर। और मुकाम में क्या हो जाएगा, मुकाम में इनकी समाधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। अब बताना है आपको, जो ये नीचे व्यक्तित्व दे रखे हैं इनका अलवर चित्रकला से संबंध नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं है, तो आपको इसका आंसर कैसे मिलेगा मित्रों, जो इसका संबंध है वो छांट लीजिएगा पहले, कौन किस किस का संबंध है। तो जमुना दास का है संबंध, बक्सा राम का भी संबंध है, नंद राम का भी संबंध है। तो नानक राम का संबंध नहीं है। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, सभी का मैसेज के द्वारा आंसर सही दिया जा रहा है। तो अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दो मित्रों जल्दी जल्दी, जिसको ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। हाँ जी कर दो जल्दी शेयर कर दो, तुरंत शेयर करो अभी तुरंत। फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा या रामशनी पंथ के द्वारा, सतनामी पंथ के द्वारा। फूलडोल महोत्सव पूछा गया किसके द्वारा मनाया जाता है, तो कौन से पंथ है इसको फूलडोल महोत्सव मनाता है। हाँ जी राइट आंसर आ रहा है सभी का। हाँ जी राइट आंसर आ गया मित्रों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा, राम स्नेही पंथ के द्वारा ये क्या मनाया जाता है, फूलडोल महोत्सव ये मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था शीला देवी का मंदिर, मान सिंह द्वारा, मेजर राजा जय सिंह के द्वारा, स्वाई जय सिंह के द्वारा या भारमल के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया था ये हमने पहले बात करी थी, तो सही है सभी का आंसर दोस्तों। तो मान सिंह के द्वारा ये बनाया गया था आमेर का शीला देवी मंदिर दोस्तों। तो ये आपको पता है बंगाल से वो लेके आया था राजा केदार को, और आके वहाँ से क्या किया था, जयसोर का शासक था केदार बंगाल के अंदर, वहाँ से शीला देवी की मूर्ति लेकर आया था दोस्तों। और आमेर के क्या है, आमेर में इनकी मंदिर की स्थापना करवाई थी इसने। वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है, वैली कृष्ण रुक्मणी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी या उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर फटाफट। हाँ जी आंसर आ गया मित्रों सभी का। ठीक है, इसका आंसर आ गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तरी मारवाड़ी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, ये वैली कृष्ण जो रुक्मणी है ये किसकी श्रेष्ठ काव्य रचना है। ये भाई साहब कल्याणमल था आपका शासक था बीकानेर का, उसका पुत्र था पृथ्वीराज, तो उसकी पृथ्वीराज राठौड़ है ना, उसकी क्या है ये सर्वोत्तम कला है। ये किसकी है, वैली कृष्ण रुक्मणी किसकी हो जाएगी, पृथ्वीराज राठौड़ की हो जाएगी। किसका पुत्र है, कल्याणमल का पुत्र। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था, सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, ये बताइएगा मुझे, सिवाना का किला निर्माण किसने करवाया है। हाँ जी बताइए किसने करवाया था,
वीर नारायण, धारावर, शांतल देव या खिराज ने? हाँ जी, सभी का आंसर आ रखा है। तो वीर नारायण ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? वीर नारायण ने करवाया था। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली के 15 दिन बाद में कौन सा त्यौहार मनाया? तीज, हिंडोल, गणगौर या गुड़ला? होली के 15 दिन के बाद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को है ये। हाँ जी, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार हो जाएगा आपका? सभी का ठीक है आंसर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? गणगौर। गणगौर राइट है। चैत्र शुक्ल तृतीया को ये मनाया जाता है त्यौहार। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 देखिएगा, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में देखना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ, पढ़ के देखिएगा सब। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानसभा को लौटा सकता है, सही नहीं है, ये बताना आपको। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, ये सही है भाई साहब, कर सकता है वो। राज्य विधानसभा के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ये सही है। राज्यपाल के समाधान की शक्ति है, ये भी है, समाधान कर सकता है वो। सिर्फ जो फांसी वाले है ना, जो उसको नहीं कर सकता, बाकी कर सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानसभा को लौटा सकता है, नहीं भाई साहब, धन विधेयक को वापिस से नहीं लौटा सकता पुनर्विचार के लिए, थोड़ा सा ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, 35 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपान है, क्रम आपको उच्चतम से निम्नतम को बताना है। तो सबसे ऊपर वाला पद और सबसे नीचे वाला पद बताना है इसमें आंसर। तो सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक सचिव, इनमें से देखिए बताइए कौन सा है। हाँ जी, तो सबसे बड़ा सचिव हो जाएगा साहब, ठीक है। हाँ जी, विशिष्ट सचिव सेकंड नंबर पे हो जाएगा हमारा। हाँ जी, 1, 3। हाँ जी, उप सचिव इसके बाद में और सहायक सचिव इसके बाद में, लास्ट हो जाएगा सहायक सचिव। तो ये 2 नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन से मंत्री सम्मिलित होते हैं? मंत्रिपरिषद में बताना है कौन से मंत्री सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उपरोक्त सभी। मंत्रिपरिषद में बताना है कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हो जाएंगे क्या? हाँ जी, आंसर आ रहा है सभी का, ठीक है। कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, राज्य मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, उप मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। तो उपरोक्त डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रथम बार वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था दोस्तों? 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं? बताइएगा। वीवीटी का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल दोस्तों। हाँ जी, ठीक है, आंसर आ गया दोस्तों सभी का। तो ये कौन सी थी? 15वीं विधानसभा चुनाव था 2018 के अंदर, उसमें ये किया गया था, उपयोग किया गया था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नोटा का प्रयोग सबसे पहले कौन सी विधानसभा में? नोटा मतलब नन ऑफ द अबो। यदि आप किसी में वोट नहीं देना चाहते, किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप नोटा का प्रयोग करते हैं। तो नोटा का प्रयोग कौन सी विधानसभा में हुआ था, ये भी बताइएगा मुझे सबसे पहले। तो 15वीं विधानसभा 2018 में इसका वीवीटी का प्रयोग हुआ था। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है साहब, अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? प्रधान को, जिला प्रमुख को, या खंड विकास अधिकारी को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को? किसको सौंपेगा साहब बताइएगा मुझे। हाँ जी, आंसर आ गया सबको, ठीक है जी। तो जो सरपंच है वो किसको सौंपेगा? बीडीओ को साहब। किसको सौंपेगा? वो आपको सौंपेगा बीडीओ से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीडीओ। तो ठीक है साहब, बीडीओ आंसर हो जाएगा इसका। तो खंड विकास अधिकारी, इसका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी का आंसर ये ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछेंगे आपसे। आरपीएससी का जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष, एस. त्रिपाठी, आर.एस. कपूर या एम वर्मा? दोस्तों बताइएगा जल्दी जल्दी मुझे, आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? हाँ जी, जो संविधान का भाग 14 है उसके अंदर अपन बात करते हैं 20 अगस्त 1949 के तहत क्या होता है? आरपीएससी की स्थापना होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी स्थापना जयपुर में होती है, उसके बाद में अजमेर में इसको क्या करता है? स्थानांतरण किया जाता है सत्यनारायण समिति के द्वारा। हाँ जी, आंसर आ गया, ठीक है। एस.के. घोष इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला अध्यक्ष कौन है आरपीएससी के? एस.के. घोष हो जाएगा। तो अभी मुझे बता दीजिएगा वर्तमान में आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब बताइएगा मुझे राज्य के राज्यपाल कौन थे?
हाँ जी, आपको पता ही है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था सबसे पहली बार, 1967 की बात है। तो उस टाइम किसी पार्टी को नहीं मिला, उस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। तो कौन थे साहब? हाँ जी, तो संपूर्णानंद थे। कौन थे? संपूर्णानंद थे। ये राज्य के दूसरे राज्यपाल थे मित्रों, ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल के पद पर रहे थे ये 62 से लेकर 67 तक ये रहे थे। 67 में ये क्या किया था, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था अपने सबसे पहले राजस्थान में। तो राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फर्म कहाँ कार्यरत है? राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फर्म पूछा गया, कहाँ कार्यरत है? नागौर, जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा, जोधपुर, करौली, बीकानेर या सीकर दोस्तों। हाँ बताइए कौन सा जोड़ा इसमें सही हो जाएगा आपका राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन के अंदर? कौन सा जोड़ा सही हो रहा है मित्रों? जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। टाइम का भी हमें ख्याल रखना है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। कासिमपुरा नाम सुना होगा, एम भीमपुरा। तो कासिमपुरा या भीमपुरा है कहाँ पर? हाँ जी, तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा? कासिमपुरा और भीमपुरा। कासिमपुरा कोटा में, बस ये भीमपुरा कहाँ हो जाएगा? बांसवाड़ा में। सबसे पहले क्या था? राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन का फर्म में कार्यरत है दोस्तों। फिलहाल वर्तमान में कहाँ कार्यरत है? ये कोटा और बांसवाड़ा के अंदर। निम्न में से कौन सा नगर है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है उससे जुड़ा नहीं है, कौन सा नगर है? कोटा, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। कॉरिडोर कौन से नहीं जुड़ा हुआ है? हाँ जी, कोटा, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है जी, आंसर आ गया साहब इसका। ये जयपुर हो जाएगा आपका। क्या आंसर हो जाएगा? जयपुर। कोटा जुड़ा हुआ है, उदयपुर जुड़ा हुआ है और चित्तौड़गढ़ जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा कौन सा नहीं है? जयपुर जुड़ा नहीं है। सी नंबर आंसर जिसका था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के राज्य के विद्यालय का नामकरण स्वतंत्र सेनानियों के नाम पर करने की प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? कौन से, कहाँ की है ये स्कूल? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ये जोधपुर है, डूंगरपुर। कहाँ के किए हैं ये? जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर। ठीक है साहब, आंसर आ गया है जोधपुर व डूंगरपुर के जो स्कूल है ना, वो जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनके नाम पे करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मई 2022 में राजस्थान के किस स्थान पर राज्य ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया? तो किस स्थान में पूछा गया? राज्य ओलिव स्टोर। बताइएगा, करंट जगह क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए तुरंत अभी। हाँ जी, दुर्गापुर, नोखा, नौहर या जैसर। तो ठीक है जी, आंसर आ गया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब कौन सा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किन एक को पद्मश्री 2022 से सम्मानित नहीं किया गया? अब बताइएगा पद्मश्री किन को मिला है? ये आपको थोड़ा सा पता होगा ना, तो आप पहचान लेंगे। 2022 में पद्मश्री किस किस को मिला है, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अवनी लेखरा को पद्मश्री मिला है मित्रों, और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मिला है, और रामदयाल शर्मा को मिला है। राजीव महर्षि दोस्तों, राजीव महर्षि को नहीं मिला है। ठीक है जी, राजीव महर्षि क्या है? नहीं मिला है। ये राजीव महर्षि को क्या मिला है? राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझरिया है, और ये जयपुर के रहने वाला महर्षि, इसको क्या मिला है? इसको मिला है पद्म भूषण। ठीक है जी, इसको पद्म भूषण है, इनको पद्मश्री है तीनों को। ठीक है जी, ये क्या है? पद्मश्री है इनको तीनों को। राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला भारत का ... राज्य है। तो कौन सा राज्य है जो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला है? और राजस्थान कौन सा स्थान आ जाएगा भारत का? भारत में स्थान कौन सा हो जाएगा राजस्थान का? तो हाँ जी, पहला। ठीक है साहब, पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 खेलों का आयोजन कब होगा? हो गया अभी तो, लेकिन अभी ये मुझे बताइएगा कब होगा। तो कब से कब हुआ था ये? हाँ जी, ठीक है जी, 29 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में इसका क्या हुआ था? राजीव गांधी जो ग्रामीण खेल थे इसका अभी हुआ था। और अभी थोड़े दिन के बाद में आप मुझे ये बता दो कि राजीव गांधी जो ग्रामीण है ये शहरी ओलंपिक खेल ये कब होंगे? 2022, 23, एनीथिंग एक बताइए दोनों में से, 22 या 23। राजस्थान के पर्यटन परिपथ के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताना आपको, मरु सर्किट, ढूंढार सर्किट, मेवाड़ सर्किट, शेखावाटी सर्किट। अब इनमें से बताइएगा मुझे जो युग्म असंगत है। ये सर्किट आपको थोड़े से याद करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं दोस्तों। सर्किट आपको सारे सर्किट याद होने चाहिए। हाँ जी, बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मरु सर्किट बीकानेर जैसलमेर जोधपुर, ये सही है दोस्तों, ये सर्किट बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ सर्किट जो है जयपुर आमेर दोस्त आबेनेरी दोस्तों, ये सही है सर्किट। और मेवात सर्किट भरतपुर डींग कुमोर धौलपुर दोस्तों, ये मेवात सर्किट का ये हिस्सा नहीं है। मेवात सर्किट के अंदर कौन सा आता है, अलवर आता है आपका, और अलवर के अलावा सरिस्का सिल्लीसेड तिजारा दोस्तों ये आते हैं, तो ये धौलपुर वगैरह नहीं आते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखिएगा मित्रों। अब शेखावटी सर्किट चूरू झुंझुनू सुकर, ये सही हो जाएगा आपका, कौन सा, ये सही हो जाएगा मित्रों। और भरतपुर डींग कुमेर धौलपुर ये ब्रजभूमि सर्किट है, ये कौन सा है, तो ये ब्रजभूमि सर्किट है जो कि यूपी की बॉर्डर लगती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है जी, सी नंबर आंसर इसका करेक्ट मान ले। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में किया गया है। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन पूछा गया कौन से जिले में किया गया है राजस्थान के, तो बताइएगा कौन से जिला हो जाएगा इसका, करौली, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर। हाँ जी, जल्दी कमेंट के माध्यम से इसका क्वेश्चन आंसर दो। हाँ जी, करौली, बांसवाड़ा, झालावाड़ या डूंगरपुर। ठीक है जी, इसका आंसर हो गया, सब आ गया सभी का। बांसवाड़ा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार की सिलिकोसिस नीति शुरू की गई है दोस्तों, करण जी का क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार की पूछी गई सिलिकोसिस जो नीति है कब शुरू करी गई है, ये पूछेगा आपसे सिलिकोसिस नीति। ठीक है जी, आंसर आ रहा है सभी का। 2019 के अंदर सिलिकोसिस नीति की क्या करी थी, शुरुआत करी गई थी 2019 के अंदर। रोगा की खाड़ी अलग करती है, बताइएगा। अब रोगा की जो खाड़ी है वो किस किस को अलग कर रही है, हाँ जी, और ये बता देता हूँ इसका राइट आंसर। हाँ जी, आ गया सभी का आंसर। ठीक है जी, कर दो जल्दी जल्दी आंसर कर दो फटाफट। एस्टोनिया व लाटविया दोस्तों, एस्टोनिया व लाटविया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रोगा की जो खाड़ी है एस्टोनिया व लाटविया को क्या करती है, अलग करती है। ये जो एस्टोनिया व लाटविया जो देश हैं ये कहाँ पर है, ये यूरोप के अंदर देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोप महाद्वीप के अंदर देश पड़ता है, बाल्टिक क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं वो है ये एस्टोनिया व लाटविया। रोगा की खाड़ी को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्रुवीय भूमध्य सागर हैं, जापान सागर, उत्तरी सागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर दोस्तों, बताइएगा ध्रुवीय भूमध्य सागर। ठीक है जी, आ रहा है आंसर सभी का, जल्दी जल्दी आंसर दो दोस्तों फटाफट, तुरंत आना चाहिए आंसर। हाँ जी, सभी का आंसर देख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा, आर्कटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रह पवन नहीं है, बताइएगा ग्रह पवन कौन सी नहीं है इनमें से। हाँ जी, कौन सी नहीं है। ठीक है साहब, आंसर आ रहा है सभी का। ठीक, आ गया आंसर सभी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। थोड़ा सा जो ग्रहीय पवन कौन कौन सी हैं ये बता देता हूँ आपको मैं। ध्रुवीय पवन है, पछुआ पवन है, व्यापारिक पवन है, ये क्या है, ये आपकी ग्रहीय पवन है। ठीक है, इसमें पूछा गया नहीं, तो नई कौन सी हो जाएगी आपकी, नहीं हो जाएगी आपकी मानसून पवन है। मानसून पवन ग्रहीय पवन नहीं होती है, ध्यान में इस बात को रखिएगा मित्रों। ठीक है, ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ओजोन दिवस। ठीक है, 3 जनवरी, 26 मार्च, 10 नवंबर, 16 सितंबर। बताइएगा आंसर, आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है, ओजोन दिवस। फटाफट आंसर इसका कमेंट करिएगा। हाँ जी, सभी का आंसर आ रहा है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। हाँ जी, ओजोन परत को बचाने के लिए। ठीक है जी, आ गया आंसर, सभी का आंसर है 16 सितंबर दोस्तों। तो 16 सितंबर को क्या करते हैं अपन, ओजोन दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, मनाने की घोषणा करी थी इस दिन, तो इस वजह से क्या हुआ था, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर सही है दोस्तों। जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण किस वजह से होता है, घरेलू कार्य व अवशिष्ट, औद्योगिक कचरा, रासायनिक अवशिष्ट या उपयोग सभी दोस्तों। घरेलू ये जल प्रदूषण किसकी वजह से हो रहा है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा। हाँ जी, घरेलू कार्य एवं अवशिष्ट की वजह से भी होता है, औद्योगिक कचरा पानी मिल जाता है जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो जाता है, रासायनिक अवशिष्ट की वजह से भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। तो ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये तीनों क्या है, जल प्रदूषण के कारण के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है, तो बताइए कौन सा महासागर है जो पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है। अंध महासागर, प्रशांत, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। जो पैंथालासा का, हाँ जी, पैंथालासा का जो भाग है कौन सा है साहब, जल्दी जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। पैंथालासा 250 मिलियन बरस पूर्व था दोस्तों, पेंजिया
सुना होगा आपने नाम ना। ठीक है साहब, इसका आंसर आ गया। ठीक है, बरसांत महासागर, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुमिलित करना आपको सूची 1 से सूची 2 को। पर्वत शिखर दे रखे हैं आपको, महाद्वीप से मिलान करना है, कौन सा पर्वत किस महाद्वीप के अंदर है, तो बताइएगा कौन सा महाद्वीप किसके अंदर है। ठीक है साहब, जल्दी जल्दी इसका आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर किलिमंजारो। ठीक है, 4 नंबर आंसर सभी का सही है। किलिमंजारो कहाँ पर है, अफ्रीका में। किलिमंजारो अफ्रीका में हो जाएगा। वैश्विक मैनशिप कहाँ हो जाएगा, अंटार्कटिका में हो जाएगा। और माउंट कॉसिपो कहाँ हो जाएगा, माउंट आपका हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एकाकागुआ हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका के अंदर दोस्तों। ठीक है, 4-3-2-1, 4-3-2-1 राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। 57 नंबर क्वेश्चन आपका स्टार के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, बताइएगा। बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, कौन से वर्ष को किया गया है बाजरा। ठीक है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 2023, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। और 2018 में तो क्या किया था, बाजरा दिवस घोषित किया था, लेकिन वो क्या था, भारत का बाजरा दिवस था। ठीक है, भारत में वर्ष 2018 को राष्ट्रीय बाजरा दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए 2023। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है, एनडीपीएफसी, एनएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनएनपीएफसी, बताइएगा राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय आय के बराबर। नेट नेशनल प्रोडक्ट, एक फैक्टर लॉस्ट। ठीक है, डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सही हो रहा है आंसर सभी का। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर लॉस्ट। निम्नलिखित उद्योगों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, बताइएगा इनमें से, बताइएगा कहाँ पर तांबा उद्योग है। तारापुर, टीटागढ़, रांची या खेतड़ी। तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतड़ी, तांबा उद्योग कहाँ पर है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ जी खेतड़ी। तो खेतड़ी है राजस्थान के अंदर, यहाँ पे तांबा उद्योग स्थापित है, यहाँ तांबे की खदानें पाई गई है दोस्तों। और इसको कौन प्रोजेक्ट को चला रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ये क्या चल रही है, ये इस क्या दिन ये प्रोजेक्ट चल रहा है तांबा उद्योग। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान पूछा गया कहाँ पर है। देहरादून, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, बताइएगा 61 का आंसर। ये हो जाएगा आपका देहरादून हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देहरादून हो जाएगा, 1 नंबर आंसर। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो किस देश के साथ लगती है। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया सभी का। तो बांग्लादेश के साथ लगती है सीमा सबसे ज़्यादा, किसकी लगती है, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, 4096.7 बांग्लादेश का। यदि आपने वो ट्रिक सुनी होगी बचपन में MBA दोस्तों, बचपन में MBA, ये जो ऐसी ट्रिक है जो हमारे पड़ोसी जो देश है, हमारी बॉर्डर लगती है, जिस देशों के साथ हमारी सीमा लगती है भारत की, बचपन में MBA 7 देशों के साथ सीमा लगती है। और B का हो जाएगा, तो B में बांग्लादेश हो जाएगा सबसे बड़ा, और लास्ट में A हो जाएगा, MBA का A ले लेंगे तो A में अफगानिस्तान हो जाएगा दोस्तों। अप्रत्यक्ष सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में, हमारी सबसे कम लगती है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C नंबर, बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके वनों क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब ये है कि बड़े से छोटे तरफ चलना है हमने वनों के क्षेत्रफल के आधार पे। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर है राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सब आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पे वनों क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर है, उसके बाद हमारा हो जाएगा उड़ीसा, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अंतिम में क्या रखेंगे आंध्र प्रदेश को। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, बताइएगा। अरावली, विंध्याचल श्रेणी या पूर्वी घाट या हिमालय श्रेणी। नवीनतम पूछिए, सबसे पुरानी बता दो आप कौन सी है। हाँ जी, तो प्राचीन कौन सी हो जाएगी, प्राचीन तो अरावली हो जाएगी। ठीक है साहब,
सबसे प्राचीन तो बता दिया मैंने, अरावली हो जाएगी। ये अरावली से तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी, अरावली। कटी फटी है फिलहाल ये। हाँ जी ठीक है जी, डी नंबर आंसर आ गया। सबसे नवीनतम जो है वो आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी है, और इसकी हाइट जो है अभी फिलहाल वर्तमान में बढ़ ही रही है। तो ये नवीनतम है हिमालय श्रेणी दोस्तों। 64 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, तो बताइए कौन सी मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है इसमें से। तो अपन पढ़ते हैं पहले, मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है, ये सही है दोस्तों, मौसम के अनुसार होती है। इसके अनुसार मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। मध्य जो भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। लौटते हुए मानसून से हमारे भारत के अंदर एक जगह बरसात होती है, वो है तमिलनाडु दोस्तों, और कहीं नहीं होती। ये पूछा है मध्य भारत, ये तो मध्य भारत दोस्तों गलत है। यहाँ लिखा होता है ना तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तब ये ऑप्शन सी होता। तो हाँ जी, तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं दोस्तों, ये सही है। तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है बरसात। जब पूर्वी जट धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रिकआउट हो जाती है दोस्तों, ये सही है, मानसून रिकआउट होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना आपको नदी और उनकी सहायक नदी दे रखी है, तो देखिएगा कौन सी है नदी और इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है जी, इसको एक बार इस क्वेश्चन को अपन डिलीट करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों सही नहीं प्रिंट हुआ है इसकी वजह से, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री किससे पद की शपथ दिलाता है दोस्तों। प्रधानमंत्री पूछा है आपसे, किसे पद की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री किसको दे रहेगा भाई पद की शपथ, उप मंत्री को, अस्थायी लोकसभा सदस्य को, उप प्रधानमंत्री को, संसदीय सदस्य को, किसको दिलाता है प्रधानमंत्री शपथ। हाँ जी, ये दिलाता है संसदीय सचिव को दिलाता है। किसको दिलाता है, संसदीय सचिव को। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर आएगा। सभी दोस्तों का सही जवाब दे रहे हैं, तो कमेंट करते रहिएगा दोस्तों सभी दोस्त। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है, तो कहाँ पर की गई है। आप वीडियो को दोस्तों लाइक करो, पहले सबसे पहले सभी लाइक कर दो, और जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी लाइक कर दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो मित्रों जल्दी जल्दी। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है, तो कहाँ करी गई है, कब की गई थी। हाँ जी, 1919 का जो स्वतंत्र अपना भारत शासन अधिनियम था, और उसमें क्या था, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करी गई थी। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। हाँ जी, सारे मित्र जो नए मित्र चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ही आपसे मांगा है, आपसे कोई खून नहीं मांगा हमने, और इतनी मेहनत तो हमारी है कि हम आपको बोल के सब्सक्राइब करवा दें। ठीक है जी, सब्सक्राइब करो मित्रों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, और कमेंट समय समय पे करते रहिएगा। आप हमारा साथ इस तरीके से देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अब बताइएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। हाँ जी, किसे देगा राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा साहब उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देता है भाई साहब, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र। सभी का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर सभी का सही है। 70 नंबर, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया है, तो कैबिनेट मिशन योजना से, ब्रिटिश महारानी की घोषणा से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, या गवर्नर जनरल के आदेश से। दोस्तों जो हमने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया है, आज़ाद हुए हैं, तो किसकी वजह से हुए हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की वजह से। दोस्तों सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुत करता थे दोस्तों, कौन थे, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी। तो जल्दी जल्दी से आंसर दो मित्रों, सभी का कमेंट आ रहा है। ठीक है जी, इसका राइट आंसर मिल गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल जी 1999 से लेकर 2000 तक क्या थे, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा, बताइएगा। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, और हाथी का जो सिंबल है वो है इस पार्टी का। 1984 काशीराम, 1880 मुलायम सिंह यादव, 1982 ममता बनर्जी, 1986 मायावती। ठीक है, बताइए जल्दी बताइएगा। ठीक है, काशीराम 1984
84 काशीराम के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की क्या करी थी, स्थापना करी थी। 72 नंबर का 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में ऐसे किससे अधिक प्रदूषण बाढ़ के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों? वो इतनी प्रदूषित हो जाती है जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी है? पेरियार, यमुना, दामोदर या घाघरा दोस्तों जैविक मरुस्थल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये सारे। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानी जाती है? ठीक है साहब, इसकी 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल, ये भी पता होना चाहिए। और हुगली नदी की सहायक नदी है ये, हुगली में जाके अंतिम मिलती है। ठीक है साहब, हुगली नदी से आ रही है तो हुगली में जाके ये मिल जाएगी। कलकत्ता शहर यहाँ बसा हुआ है इसी नदी के किनारे हुगली के। तो ठीक है, दामोदर, सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं है? अब B.R. अम्बेडकर की पुस्तकें आपको याद हैं तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे, और नहीं है तो आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कौन सी है जो अम्बेडकर की नहीं है मित्रों। कौन सी नहीं है? ठीक है साहब, ठीक है, 1 नंबर आंसर सही है। वी दी पीपुल जो है ना, नानी पालकी वाला, उसकी ये लिखित पुस्तक है दोस्तों। किसकी है ये? नानी पालकी वाला की पुस्तक है वी दी पीपुल। और ये बाकी जो 3 पुस्तक है ना, ये किसकी है? ये हो जाएंगे आपके भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक हो जाएंगी। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन देखिएगा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? अब बताइए कौन से में ये अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए थे? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द हैं, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है जी, आंसर आ गया सभी का। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न किन किन अनुच्छेदों से किसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों? तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया ये पूछा गया आपसे, तो बताइएगा कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? हाँ जी, संविधान की आत्मा बताइएगा जल्दी जल्दी। ठीक है जी साहब, इसका आंसर है अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया? अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि ये क्या है, संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं और स्रोत दे रखे हैं। आपसे पूछा गया, सुमेलित नहीं पूछा गया, कौन सा देखिएगा? मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन, नीति निर्धारित आयरलैंड, ये आपात उपबंध रूस। तो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है साहब, यस आंसर आ गया। डी नंबर जो आंसर है वो है आपात उपबंध, यहाँ से नहीं लिए गए। जो आपात उपबंध है दोस्तों, आपातकाल के अंदर जो यूज करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, मौलिक अधिकारों संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो हमने कहाँ से ली है? वो जर्मनी से ली है। रूस से हमने क्या लिया है? रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है साहब, मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिए हैं, थोड़ा सा याद है, ये हमने जर्मनी से लिए हैं। विश्व में वनस्पति तेल का सर्वाधिक आयातक देश है? वनस्पति तेल का सर्वाधिक आयात भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हाँ जी, सब का आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, वनस्पति तेल का। ठीक है साहब, तो भारत इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल का। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है, कृषि जोतों के आकार के आधार पर वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य युग्म कौन सा है? असत्य युग्म आपको छांटना है, कौन सा है? ठीक है जी, सत्य आंसर छाड़ना आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ जोत 20 हेक्टेयर से अधिक दोस्तों ये दे रखा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 हेक्टेयर दोस्तों, ये लिख रखा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारा? 10 हेक्टेयर हो जाएगा, 10 हेक्टेयर से अधिक दीर्घ जोत का। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा 79 का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की हैदराबाद में स्थित है, और कृषि क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाले भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। कृषि को उद्योग का देने वाला राज्य तमिलनाडु है क्या? भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है, तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा।
ठीक है साहब, आंसर मिल गया। ये तमिलनाडु नहीं है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र था। कौन था भाई? भारत का राज्य है महाराष्ट्र था। वो भी कब था? 1977 के अंदर था दोस्तों। कब था? 1977 के अंदर था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1977 में महाराष्ट्र ने उद्योग का दर्जा दिया था कृषि को। 81 नंबर है। शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन शुरू हो गए। आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वच्छता से और जानबूझकर किया जाता है, पर जो बार बार किए जाने वाले कारण होता है स्वेता होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा गेर्ट लेनेल या मर्सेल या जेम्स की है दोस्तों। बताइए किसकी परिभाषा है? हाँ जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर मिलना चाहिए सभी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर दो। हाँ जी, लेडेल का। ठीक है जी, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक कौन सा है? इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या प्रश्न रहता है। सशक्त अभिप्रेरणा, तो ठीक है, क्या है? शीघ्र सीखता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा शीघ्र सीखता है। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नलिखित में से पियाजे की किस चरण में रखी जा सकती है दोस्तों? तो पियाजे का पूछ लिया यहाँ पे, किस चरण में, पियाजे के अनुसार किस चरण में रखी जाएगी? तो बताइएगा इस क्वेश्चन के आंसर। पियाजे के अनुसार इलेक्ट्रा ग्रंथि जो शेष अवस्था, जिसे शिशनावस्था भी कहते हैं, उसमें विकसित होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो सब ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। स्वदेश्य व्यवहार का संबंध है। स्वदेश्य व्यवहार का संबंध स्किनर, टोलमैन या फ्रायड या मैकडूगल, किन से संबंध है? सशक्त अभिप्रेरणा। स्वदेश्य व्यवहार का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका टोलमैन से हो जाएगा मित्रों। टी, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा बी नंबर। 85 निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक व चिन्ह, मांसपेशीय क्रिया या भाषा? सबसे कौन चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण कम कौन सा है? हाँ जी, मांसपेशीय क्रियाएं दोस्तों। तो मांसपेशीय क्रियाएं ये नहीं है इसका, सबसे कम महत्वपूर्ण है मांसपेशीय क्रियाएं। सेल द्वारा व्यक्तित्व के संबंध में शारीरिक गुणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित हो जाएगा? कोमल तथा गोलाकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 देखिएगा। समाजमिति विधि का प्रवर्तक कौन है? समाज विधि का प्रवर्तक कौन है भाई? हाँ, अध्यापक इस विधि का प्रयोग छात्रों के विभिन्न सामाजिक गुणों के मापन के लिए करता है, समाजमिति विधि। ठीक है साहब, इसका आंसर आ गया है सभी का। मोरेनो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोरेनो। 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैकब मोरेनो था इसका पूरा नाम। निम्न में से कौन सी अभिवर्ती मापन की विधि है? कौन सी अभिवर्ती मापन की विधि है? मुक्त प्रतिक्रिया, मुक्त राय, भूल सुधार, उपरोक्त सभी। अभिवर्ती मापन की विधि कौन सी हो जाएगी? ये सारी विधियां क्या हैं? अभिमापन की विधियां हैं। मुक्त प्रतिक्रिया, मुक्त राय, भूल सुधार, ये सारी किसकी हैं? ये सारी हो जाएंगी आपकी अभिवर्ती मापन की विधियां हो जाएगी। ठीक है साहब, डी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साक्षात्कार भी है, मुक्त राय, आत्महत्या, दैनिक डायरी, है ना, ये सारी किसकी है? अभिवर्ती मापन की विधियां हैं। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या है? विश्व में, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। मजबूत किसको माना है? मजबूत माना है आपके अहम को माना है। ठीक है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? कौन सी आयु है जिस पे तर्क करना व्यक्ति जान जाता है, बच्चा जानता है? तो 6 से 12 वर्ष की आयु में क्या करता है बच्चा? बाल्यकाल में होता है। ठीक है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? 11। करेक्ट आंसर क्या लिख लोगे? 11 वर्ष। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक जीवन या इतिहास? क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है दोस्तों? जो पेस्टोलॉजी के जो 3 H हैं उसमें पूछा गया आपसे H का क्या अर्थ है? हाँ जी, बताइएगा H का क्या अर्थ है? पेस्टोलॉजी को आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा का मनोविज्ञान है पेस्टोलॉजी। ठीक है साहब, और बताइएगा किसे माना गया है?
तीन जो एच हैं वो क्या हैं, एक तो हेड है, हार्ट है और हैंड हो जाएगा, तीनों क्या हैं एच हमारी ये। तो उपयुक्त सभी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया का कौन सा प्रकार है बच्चे के किसी शब्द में विभिन्न अक्षर धमनियों में विभेदन कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? तो बताइएगा भाई, धमनियाँ जिससे विभेदित होती हैं कौन सा है वो, किसका प्रभाव पड़ता है? हाँ, दृश्य डिस्लेक्सिया। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब सी नंबर, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दृश्य डिस्लेक्सिया। व्यवहार परिमार्जन में निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया जाता है? टोलमैन, हल या स्किनर या गुथरी? दोस्तों हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट, वक्त का ध्यान में रखते हुए। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्किनर। सी नंबर आंसर जिसका था वो अपना सही मान लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? कौन सा कथन है भाई जो असत्य है? यह क्या है, एक दिमागी बीमारी है मित्रों। ये क्या है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, एक दिमागी बीमारी है। तो क्या भाई इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्राय पुनरावर्त व्यवहार से जुड़ा होता है ये। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है? सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता निरंतरता, सार्वभौमिकता या दोनों या इनमें से कोई नहीं? सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी भाई साहब? इसकी मुख्य जो विशेषता हो जाएगी ये निरंतरता हो जाएगी और सार्वभौमिकता, ये दोनों हो जाएंगे आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, ये दोनों। वेक्सलर द्वारा विकसित बुद्धि परीक्षण में दो तरह के उप परीक्षण सम्मिलित होते हैं, निम्न में से कौन से दो प्रकार सही हैं? तो कौन से हैं? वेक्सलर ने 1979 में वास्तविक बुद्धि मापने के लिए वेक्सलर वैल्यू मापनी बनाई थी दोस्तों। इसमें दो उपमापनी है, कौन सी दो उपमापनी है? हाँ जी, आंसर आ गया साहब। इसका आंसर कौन सी है? शाब्दिक एवं क्रियात्मक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाब्दिक हो जाएगी, शाब्दिक मापनी हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? क्रियात्मक मापनी हो जाएगी। दोनों मापनी सात सात तरह के क्या है, परीक्षण है। नए एवं मूल्यवान विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यवान विचारों को उत्पन्न करना है उस क्षमता को क्या कहा जाता है? हाँ जी, क्या कहा जाता है? सृजनात्मकता कहा जाता है। एक नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अशिक्षित व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को मापने के लिए निम्न में से किस तरह की बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? अशिक्षित व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को नापना है हमने, तो किस तरह बुद्धि के परीक्षणों का प्रयोग करते हैं? बताइएगा जल्दी जल्दी आंसर। ठीक है साहब, आंसर आ गया। तो क्रियात्मक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि मापने का पहला सफल प्रयास किसने किया था? बुद्धि मापने का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा? ठीक है साहब, बुद्धि मापने का जो सबसे पहला सफल प्रयास किया था बिन्ने एवं साइमन ने। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा व खंडेला नदी अपना पानी प्राप्त करती है? इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। फलोदी झील, सांबर झील, पंचभद्रा झील, डीडवाना झील। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आप इसका जो अगली क्लास होगी अगले दिन, उसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर अपने इसका प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सभी का धन्यवाद साहब क्लास देखने के लिए। और जो भी अभी तक चैनल के अंदर नया जुड़ा हुआ बंदा, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने निजी मित्रों को शेयर करें जिनका सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है फ़ायदा हो जाए, और कमेंट भी कर दिया करें दोस्तों। थैंक यू।